फिल्म एक रहस्यमय दूसरे ग्रह पर शुरू होती है जहां दर्शकों को गौ और उसकी बेटी लव से परिचित कराया जाता है, जो उस ग्रह पर अंतिम बचे हुए निवासी हैं। ग्रह भूखमरी से तबाह हो गया है और लव मौत के कगार पर है। हताश होकर गौ अपनी बेटी के लिए मदद मांगने के लिए अपने भगवान रापू से प्रार्थना करता है। हालांकि उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और लव दुखद रूप से उसकी बाहों में मर जाती है। बहुत दुखी होकर गौ उसके शरीर को रेतीली जमीन में दफना देता है। अपने दुख के बीच में गौ को दूर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। उत्सुक होकर वो ईथर की आवाज की तरफ जाता है और अचानक ताजे फलों से भरपूर एक हरी भरी जगह पहुंच जाता है। अपनी भूख को शांत करने के दौरान गौ रापू से मिलता है, जो खुद हाल ही में नेक्रो तलवार के पिछले मालिक को मारने वाला बताता है। एक शापित प्रभाव वाला एक प्राचीन हथियार जो अपने मालिक की जीवन शक्ति को अवशोषित करता है और उन्हें देवताओं को मारने की शक्ति देता है। गौ यह मानते हुए कि इनाम पाने के लिए रापू के सामने लाया गया है, उत्सुकता से अपने भाग्य का इंतजार करता है। हालांकि उसे निराशा होती है और रापू क्रूरतापूर्वक उसका मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है, जिससे इनाम का कोई वादा नहीं लगा। ठगा हुआ महसूस करते हुए गौ रापू में अपना विश्वास खो देता है, जिससे दोनों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो जाता है। जीवित रहने के संघर्ष में रापू गौ का गला घोंटने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक नेक्रो तलवार गौ के श्राप का जवाब देती है। शापित तलवार से गौ रापू की गर्दन पर वार करने में सफल हो जाता है, जिससे उसे एक गहरी चोट लगती है। अपनी नई मिली शक्ति से अभिभूत और सभी देवताओं को नष्ट करने की अपनी शपथ से प्रेरित होकर गौ अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा है। इसके बाद फिल्म इंडिगा ग्रह पर पहुंचती है, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सदस्य कॉर्ग लोगों को थॉर ओडिन के बेटे, जिसे थॉर के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी सुनाता है। कॉर्ग थॉर के कारनामों के इतिहास के बारे में बताता है, क्योंकि वो एवेंजर्स के साथ थानोस के खिलाफ विजयी लड़ाई के बाद पृथ्वी से चला गया था। थॉर का इतिहास थॉर का पालन पोषण योद्धाओं की तरह किया गया था। उसे लड़ाई जीतने में मदद करना और उन लोगों की भलाई के लिए लड़ना सिखाया गया था जो अपने लिए नहीं लड़ सकते थे। वो मुस्कुराहट की तरह संवेदनशील था और उसका प्रेमपूर्ण स्वभाव भेदभाव नहीं करता था। एक समय पर वो एक उग्र जुनूनी से प्यार करता था। दूसरी बार में वो एक ऐसी महिला से प्यार करता था जो भेड़िए में बदल सकती थी, लेकिन थॉर का सच्चा प्यार जैन फोस्टर नाम की एक पृथ्वी पर रहने वाली महिला थी। मगर अफसोस की प्यार की लड़ाई में थॉर हार गया। दरअसल उन दिनों उसने बहुत से लोगों को खोया, उसकी माँ, उसके पिता, उसके 3 भाई और दोस्त। यहाँ तक कि उसे अपने ग्रह को फटते हुए भी देखना पड़ा और वो ये सोचकर सदमे गया कि उसने क्या किया है। ऐसा लग रहा था कि हर बार जब उसने प्यार किया तो हर बार वो हार गया। इसलिए उसने आशा खो दी और गरीब जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर से थॉर एक फाइटर है। उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर कुछ क्लासिक साहसिक कार्य शुरू किए। इंडिगा की रक्षा के लिए अपनी निरंतर लड़ाई और प्रयासों के बावजूद थॉर को अपने प्रियजनों को खोने का गहरा दुख और दर्द है। फिर भी वो गार्डियंस के साथ साथ इंडिगर की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। पक्षी जैसे प्राणियों का एक समूह इंडिगो रियान पवित्र मंदिर पर दावा करने आता है, जो अब गौ की प्रतिज्ञा और वर्तमान लड़ाई के बीच देवताओं की मृत्यु के कारण असुरक्षित छोड़ दिया गया है। अपने कौशल के असाधारण प्रदर्शन से थॉर अकेले ही आक्रमणकारियों को खदेड़ देता है। हालांकि उसके उत्साही प्रयास अनजाने में पवित्र मंदिर के विनाश का कारण बनते हैं। अनचाहे परिणाम के बावजूद किंग खान थॉर की वीरता को स्वीकार करते हैं और सराहना के प्रतीक के रूप में उसे 2 उद्दाम बकरियों से पुरस्कृत करते हैं। जैसे ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जीवित बकरियों के साथ अपने अंतरिक्ष यान मिलानो पर चढ़ते हैं, उन्हें आकाशगंगा के विभिन्न कोनों से कई संकटपूर्ण कॉल आती हैं। कॉल से गॉड बुचर नामक व्यक्ति द्वारा की गई ईश्वरीय हत्याओं की एक श्रृंखला का पता चलता है।
पीड़ितों में थॉर की सबसे करीबी दोस्तों में से एक लेडी सिफ भी शामिल है। संकट में फंसे लोगों की सहायता करने की इच्छा से टीम अपनी सेनाओं को विभाजित करने का निर्णय लेती है, एक ऐसा निर्णय जिससे थॉर निराश हो जाता है। हालांकि स्टार लॉर्ड नुकसान के गहरे दर्द को समझते हुए थॉर को सांत्वना देता है और उसे याद दिलाता है कि होने वाले दर्द के बावजूद प्यार का अनुभव करना कभी प्यार न करने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। गार्डियंस ने थॉर को विदाई दी और अपने मिशन पर निकल पड़े। थॉर और कोर्ग को सिफ को खोजने और उसकी सहायता करने का काम सौंपा। एक ब्रह्मांडीय पुल बिफ्रोस्ट की शक्ति के माध्यम से वे गैलेक्टिक सीमा में सिफ का पता लगाते हैं, जिस पर अब मृत भगवान फलाग द बेहेमोथ राज करते हैं। सिफ को ढूंढने पर उन्होंने उसे हारा हुआ पाया, उसका हाथ काट दिया गया था। वो उन्हें तत्काल चेतावनी देती है कि गॉड बुचर न्यू असगार्ड जा रहा है, जो एक गंभीर खतरा है। नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ थॉर और उसके साथी आने वाले टकराव के लिए खुद को तैयार करते हैं, जो उनका इंतजार कर रहा है। रग्नारोक के दौरान असगार्ड के नष्ट हो जाने के बाद गार्डियंस को रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी पड़ी। उन्होंने पृथ्वी पर टॉन्सबर्ग, नॉर्वे को चुना, जहां टेसरैक्ट, जिसे स्पेस स्टोन भी कहा जाता है, सदियों से रखा गया था। यह ओडिन के खजाने के कमरे का हिस्सा हुआ करता था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शील्ड ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने गांव का नाम न्यू असगार्ड रखा और यह राजा वाल्केरी के नेतृत्व में फला फूला, जिन्होंने थॉर के गार्डियंस के साथ पृथ्वी छोड़ने के बाद सत्ता संभाली थी। हालांकि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व तब बाधित हो जाता है जब गौ शहर के बच्चों को पकड़ने के लिए छाया राक्षसों को भेजता है। असगार्ड की सेना थॉर के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करती है, जो अपने पूर्व हथौड़े माजोल्नर की आवाज से विचलित हो जाता है। उसने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया था, जब तक कि उनकी बहन हेला ने इसे नष्ट नहीं कर दिया। थॉर माजोल्नर को बुलाता है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से जैन फोस्टर के हाथों में चला जाता है। थॉर और जैन एक दशक पहले मिले थे और दोनों में प्यार हो गया और वो अलग होने से पहले 4 साल तक साथ रहे। थॉर ने एक सुपरहीरो बनने पर ध्यान दिया, जबकि जैन ने एक खगोल भौतिकीविद के रूप में अपना करियर बनाया। हाल ही में जैन को चौथे चरण के कैंसर का पता चला था, लेकिन उसकी आशा तब लौट आई जब उसने माजोल्नर के माध्यम से थॉर की शक्ति हासिल कर ली। इस बीच गो आता है और थॉर से लड़ता है, लेकिन थॉर उसे हरा देता है और वो पकड़े गए बच्चों के साथ भाग जाता है। जैसे ही वे बच्चों की तलाश शुरू करते हैं, दोनों थॉर लगभग 9 सालों तक अलग रहने के बाद मिलने का मौका पाते हैं। हालांकि जैन को ऐसा लगता है कि यह समय 4 साल के करीब था, शायद इसलिए क्योंकि थानोस ने उसे 5 साल के लिए नजरअंदाज कर दिया था। उनकी बातचीत के दौरान थॉर को एक्सेल नाम के पकड़े गए बच्चों में से एक संदेश मिलता है। एक्सेल असगार्ड के पूर्व शक्तिशाली द्वारपाल और थॉर के करीबी दोस्त हेमाल का बेटा है, जिसे थानोस ने मार डाला था। एक्सेल को अपने पिता की शक्तियां विरासत में मिली हैं, जो उसे थॉर की नजरों को छाया राक्षस के मुंह के अंदर लाने देती है, जहां बच्चे फंसे हुए हैं। ये समझते हुए कि बच्चे छाया क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, जहां गौ सबसे शक्तिशाली होगा, थॉर, कॉर्ग, वाल्किरी और जैन ओमनिपोटेंट सिटी की यात्रा करने का फैसला करते हैं। ये शहर देवताओं के राजा ज़ियुस द्वारा देखरेख किए जाने वाले सम्मानित और प्रसिद्ध देवताओं का घर है। वे वाले युद्ध में देवताओं की सहायता पाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि यात्रा शुरू करने से पहले जैन को एहसास होता है कि थॉर के हथौड़े माजोल्नर को चलाना वास्तव में उसे कमजोर बना रहा है, भले ही शुरू में उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद लग रहा हो। वो हथौड़ा नीचे रखती है और बताती है कि वह पहले से अधिक बीमार है। इससे उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसकी माँ कैंसर से मर रही थी। उसकी माँ के शब्द उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं और वो फिर से हथौड़ा उठा लेती है।
उनका समूह स्टॉर्म ब्रेकर और स्क्रीमिंग बकरियों के नेतृत्व में एक जहाज पर ओमनीपोटेंट सिटी की यात्रा करता है। वहां पहुंचने पर वे देवताओं की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए खुद का वेश भावना के देवताओं की तरह बनाते हैं। मुलाकात के दौरान उनका सामना कई देवताओं से होता है, जिनमें बो, पकौड़ी के देवता और कोर्ग जाति के देवता क्रोनन शामिल होते हैं। अंततः ज़ियुस एक भव्य प्रवेश द्वार से आता है और कई विषयों पर चर्चा करता है, जैसे कि इस वर्ष का तांडव कहाँ होगा और भगवान के नाम पर बलिदान की गई सबसे अधिक मानवीय आत्माओं के लिए विजेता की घोषणा करना। जैन वाल्कीरी ज़ियुस के रवैये से अप्रसन्न हो जाती है, लेकिन थॉर अभी भी उस पर विश्वास करता है क्योंकि ज़ियुस उसका बचपन का हीरो था। थॉर मंच पर आता है और ज़ियुस से गो के खिलाफ सेना जुटाने में मदद मांगता है। हालांकि ज़ियुस थॉर की चिंताओं को खारिज कर देता है और यह मानने से इनकार कर देता है कि गोर एक खतरा है। थॉर ज़ियुस की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाता है, जिससे ज़ियुस क्रोधित हो जाता है। जवाब में ज़ियुस थॉर को जमीन पर पटक देता है और उसका भेस हट जाता है। इस प्रक्रिया में गलती से थॉर के सारे कपड़े हट जाते हैं। इससे थॉर की पीठ पर एक RIP लोकी टैटू और उसके खोए हुए प्रियजनों की एक सूची का पता चलता है। थॉर एक बार फिर ज़ियुस को समझाने की कोशिश करता है कि गो ने असगडियन बच्चों का अपहरण कर लिया है, लेकिन ज़ियुस जिद्दी बना रहता है और कोई भी सहायता देने को तैयार नहीं होता है। उनका मानना है कि वो ओमनीपोटेंट सिटी में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और गो के एटर्निटी तक पहुंचने के बारे में चिंतित नहीं हैं, जो ब्रह्मांड के केंद्र में एक बड़ी इकाई है जो उस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करती है। चूंकि उसके पास चाबी नहीं है, इसलिए थॉर ज़ियुस से पूछता है कि क्या वे युद्ध के लिए उसकी बिजली की छड़ वाला वज्र उधार ले सकते हैं। ज़ियुस मना कर देता है और उनके पीछे गार्ड भेज देता है, इस डर से कि वे ओमनीपोटेंट सिटी का पता ना बता दें। जैन, वाल्कीरी और कॉर्ग बीच में आते हैं, जिससे ज़ियुस भी शामिल हो जाता है। थॉर वज्र को पकड़ लेता है और ज़ियुस को अपनी छाती में दबा लेता है, जिससे लगता है कि कॉर्ग हमले से बचने में कामयाब रहा क्योंकि क्रोनिन के जीवित रहने के लिए केवल उसके चेहरे की आवश्यकता है। थॉर, जैन और वाल्कीरी के साथ कॉर्ग को अपने साथ ले जाता है और चला जाता है और ज़ियुस के वज्र को भी साथ ले जाता है। वे छाया क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन थॉर को चिंता है कि देवता उनका शिकार कर सकते हैं। अंतरिक्ष डॉल्फिन को देखते हुए थॉर जैन के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है, जो बताती है कि उसे कैंसर है। दिल दहला देने वाली खबर के बावजूद थॉर प्यार को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और वे अपने समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का वादा करते हुए एक किस करते हैं। छाया क्षेत्र में उन्हें पता चलता है कि यह एक जाल है और जानते हैं कि बिफ्रोस्ट और स्टॉर्म ब्रेकर ही एटर्निटी की चाबी हैं। जैन स्टॉर्म ब्रेकर को सितारों में फेंक देती है। गो आता है और उन्हें छाया में फंसा लेता है और थॉर को कुल्हाड़ी को बुलाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। थॉर जैन के प्रति अपने प्रेम का प्रयोग अपने खिलाफ करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए उसका गला घोंटने का एक तरीका अपनाता है। इससे थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने के लिए मजबूर हो जाता है। वे तीनों गो द्वारा नियंत्रित छाया राक्षसों के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, जैन थक जाती है और कमजोर हो जाती है। थॉर छाया राक्षसों से विचलित हो जाता है और गो वाल्किरी के पेट में छुरा घोंप देता है। वे बिफ्रोस्ट के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे इसके माध्यम से भागना शुरू करते हैं, गो स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और थॉर से दूर ले जाता है। जब वे न्यू असगार्ड लौटते हैं तो जैन बेहोश हो जाती है। थॉर जैन और वाल्किरी को अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जैन की जीवन की शक्ति हर बार माजोलनिर का प्रयोग करने पर खत्म हो रही है, जो उसे कैंसर से लड़ने से रोक देती है। वो उसे आराम करने के लिए कहता है और वो खुद बच्चों को बचाने जाता है। उनका मानना है कि अगर उसे जीना है तो उसे आराम करना होगा, क्योंकि यह उनके साथ में रहने का आखिरी मौका हो सकता है।
हालांकि वह लड़ाई लड़ना चाहती है, फिर भी वो रुकने के लिए मान जाती है। वाल्किरी भी युद्ध में उसके साथ शामिल नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे ज़्यूस का वज्र देती है। थॉर तेजी से ब्रह्मांड के केंद्र की यात्रा करने के लिए वज्र का उपयोग करता है, जहां गॉ ने पहले से ही एटर्निटी के गेट को खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहां थॉर पकड़े गए असगडियन बच्चों को बचाता है और उन्हें छाया राक्षसों से लड़ने में मदद करने के लिए इकट्ठा करता है। वो प्रत्येक बच्चे को एक हथियार देता है और उन्हें अस्थायी रूप से थॉर की शक्ति देने के लिए ज़्यूस के वज्र का प्रयोग करता है। बच्चे छाया राक्षसों से लड़ते हैं, जबकि थॉर गॉ से लड़ता है। हालांकि बच्चे अच्छी तरह लड़ते हैं, लेकिन गॉ थॉर पर हावी रहता है और उसे मारने वाला होता है। हालांकि जैन को थॉर की परेशानी का एहसास होता है और वो माजोलनिर के साथ लौट आती है और गो को गिरा देती है। जैन और थॉर मिलकर गो को हरा देते हैं और नेक्रो तलवार को नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां छिन जाती हैं। वे स्टॉर्म ब्रेकर भी वापस ले लेते हैं, जिसे थॉर एक्सेल को देता है ताकि वो और बच्चे घर लौट सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गॉ ने पहले ही अनंत काल का द्वार खोल दिया है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एंटिटी की ओर बढ़ रहा है। थॉर उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन गॉ का मानना है कि यह उसकी बेटी का बदला लेने का एकमात्र तरीका है। थॉर अपनी हार स्वीकार कर लेता है और जैन के साथ अपने अंतिम क्षण बिताने का फैसला करता है, भले ही वो चाहता है कि गो उसकी तरह प्यार का विकल्प चुने और अपनी बेटी को फिर जीवित कर ले। जब वो चाहता है कि गो प्यार को चुने, जैसा कि उसने किया है, और अपनी बेटी के साथ फिर से मिले, मरता हुए गो कहता है कि उसके पिता के बिना उसकी बेटी अकेली हो जाएगी। जैन उसे विश्वास दिलाती है कि वह अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि थॉर उसकी देखभाल करेगा। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में वो उसे फिर से जीवन देता है, जिससे वो तलवार के अभिशाप के शिकार होने से पहले एक साथ अंतिम क्षण का आनंद लेते हैं। जैन का समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए वो और थॉर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, जो अंततः उसके अंतिम शब्द बन जाते हैं, क्योंकि वह अपने अंतिम चुंबन के बाद शांति से मर जाती है। बाद में हम कोर्ग से सुनते हैं, जो जैन फोस्टर शक्तिशाली थॉर की कहानी बताता है, जो अब एक मूर्ति के रूप में न्यू असगार्ड में अमर हो गई है। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे अब सिफ और किंग वाल्किरी की देखरेख में युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोर्ग पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया है और ड्वेन नामक एक साथी क्रोनिन के साथ संतान पैदा करने की योजना बना रहा है। इस बीच थॉर गो की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालता है और उसके साथ गैलेक्सी के पार यात्रा करता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए माजोलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करता है। उन्हें लव एंड थंडर के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट दृश्य के बीच में ज़्यूस अभी भी जिंदा है और अपनी चोटों से उबर रहा है। वह इस बात से क्रोधित है कि कैसे सुपरहीरो ने देवताओं की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है, इसलिए वह अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने और गैलेक्सी को फिर से देवताओं से डरने की याद दिलाने के लिए भेजता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में जैन वेलहेला में प्रवेश करती है, जिसे हेमाल खोलता है, जो उसके बाद के जीवन में उसका स्वागत करता है।